नमस्कार सभी को, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल इवेंट के बारे में जिसको हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस या जागरूक किया जा सके, इसलिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने 1972 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में की थी। सबसे पहले फर्स्ट एनवायरनमेंट डे 1973 में मनाया गया था। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या पर्पस है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाने का? तो इसका मेन पर्पस यही है कि लोगों को अवेयर करना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब जो मनुष्य है वो कई सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, मीथेन कन्वेंशन, सॉइल पॉल्यूशन या फिर सॉइल इरोजन या फिर सॉइल डिग्रेडेशन भी कहा जा सकता है, और प्लास्टिक वेस्ट, इन सभी का सामना किया जा रहा है आज के समय में। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमें याद दिलाता है कि यदि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं करेंगे या फिर उसके प्रति अवेयर नहीं होंगे, उसके प्रति वर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, कई सारी समस्याओं का सामना करेगा। इसलिए हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और हमें बढ़ चढ़कर हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और यह सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, हमें इसे हर दिन इसे अपनाना चाहिए। और जो छोटे छोटे हम अपने स्तर से हम प्राकृतिक को या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए अपना योगदान दे सकते हैं तो हमें वह देना चाहिए। बेनिफिट है, इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है या अवेयरनेस होते हैं, जागरूक होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के प्रति, और पॉल्यूशन रिडक्शन होता है। इसका मेन बेनिफिट यह भी होता है यदि हम अपनाएंगे। ये क्या करता है, प्रोमोटिंग ट्री प्लांटेशन एंड ग्रीन इनिशिएटिव, पेड़ पौधे लगाने के प्रति जागरूक करना होता है। अब हम विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात करते हैं, तो वह है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। इस थीम का मैसेज सिंपल है, प्रकृति या नेचर को प्रोटेक्ट करके ही हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। एनवायरनमेंट डे में हम जो है सभी अपने स्तर पर क्या क्या एक योगदान दे सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के प्रति। तो आप एक एक पॉइंट सुनिएगा और अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा ताकि हम अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के प्रति अपना योगदान दे पाए और आने वाली जनरेशन को कई प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट नंबर पर आता है पराली नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पर स्लैश या वर्न एग्रीकल्चर। इससे क्या बोला जाता है, इसे स्थानांतरित खेती भी बोला जाता है या झूमिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। यह क्या होता है कि जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो जंगलों में क्या करते हैं कि वो कुछ हिस्सा ले लेते हैं, उसमें पर क्या करते हैं, पेड़ों को पहले काट दिया जाता है और फिर वहाँ से जलाकर साफ कर दिया जाता है। फिर उस जमीन पर खेती की जाती है। इसे क्या बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। तो हमें इस खेती को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इसमें टर्म आता है फैलोविंग या परती छोड़ना। इसमें क्या होता है कि 3 या 5 साल तक किसान जो है उस पर खेती कर लेगा, फिर उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वह पूरी खत्म हो जाती है, तो वो उस जमीन को छोड़कर किसी अन्य जमीन पर खेती करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो फॉरेस्ट अपना पुनः उत्पन्न होने में, डिफॉरेस्टेशन होने में काफ़ी समय लग जाता है और कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी पर काफ़ी नुकसान होता है। तो हमें यह खेती नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा रोक इस पर करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ कि जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है, झूमिंग खेती या फिर स्थानांतरित खेती, इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट बात करते हैं सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जब हैवी रेन होती है, जब वह बहुत भारी वर्षा होती है, तो जो फर्टाइल सॉइल है वह बह जाती है, तो यह एक सॉइल इरोजन का कारण बनती है। दूसरा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। इसमें वनों की कटाई कर दी जाती है खेती करने के लिए, और उस फॉरेस्ट क्षेत्र को जिससे पर कटाई की गई उसे पुनर्जीवित होने पर काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है।
थर्ड नंबर पर बात करें तो इसका इम्पैक्ट होता है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और धुआं फैलता है, जिससे कि एयर में पोल्यूशन फैल जाता है। इसलिए हमें झूमिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित खेती को नहीं अपनाना चाहिए, इससे हमारे काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। केमिकल युक्त फर्टिलाइजर होते हैं, वह अत्यधिक मात्रा में एरियल स्प्रे किए जाते हैं। एरियल स्प्रे करने पर क्या होता है कि जो हमारी एयर का पोल्यूशन में बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है इन केमिकल के कारण, तो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एरियल स्प्रे करने में फर्टिलाइजर्स का। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है, जैसे शुगरकेन हो गया, धान, पैडी, ये जो क्रॉप है यह ऐसी जगह पे लगती है जहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारा पानी को एकत्रित किया जाता है। उस जगह पर क्या होता है, तो मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। एवं मीथेन गैस भी एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि मीथेन गैस है एक, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। जो कि CFC गैस है वह ओजोन लेयर का क्षरण करने का काम करती है। वाटर पोल्यूशन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रेसिड्यूज का मैनेजमेंट। नदी, नाला, नहर ऐसी जगह पर एग्रीकल्चर रेसिड्यूज डिस्चार्ज होता है और यह पानी में वापस पर हमारे ही घर में आ रहा है। कहीं ना कहीं नगर पालिका के माध्यम से आता है या फिर हमारे हेडपम्प की सहायता से आता है। हमारा जो ग्राउंड वाटर के स्रोत होते हैं, जैसे कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपम्प आदि जो भी है, पानी हमारे पास लौट कर रिटर्न आता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं पूरा ये वाटर पोल्यूशन करता है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रेसिड्यूज होते हैं, ये वाटर पोल्यूशन में ये बढ़ावा देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो रेसिड्यूज है उसका अच्छे से मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि यह जो अपने रिसोर्सेज है उनमें जो वाटर के जो रिसोर्सेज है उनमें जाकर नहीं मिले। 6th नंबर पर बात करें तो प्लांटेशन, पेड़ लगाना। हम तो किसान भाई है, हमारे खेत उपलब्ध होते हैं या फिर हमारे घर पे है, जो भी क्षेत्र छोटा घर के आगे जो छोटा क्षेत्र बसता है, उस एरिया में घर के सामने पेड़, घर के जो बगीचे हैं उसमें हम पेड़ लगा सकते हैं। वह फलदार भी हो सकते हैं या फिर वो मेडिसिनल प्लांट भी हो सकते हैं, औषधि पौधे भी हो सकते हैं, और जो नीम हो गया, पीपल हो गया, ये हम लगा सकते हैं। यदि हम खेत के चारों ओर फलदार पौधे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर बेनिफिट देंगे, हमारे लिए लाभदायक ही होंगे, हमें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। और हम ऐसा चाहें कि यदि हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नीम के पेड़ को लगाना चाहिए खेत में, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई ऑर्गेनिक वेस्टेज मिलता है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसमें निम्बोली आती है, वह क्या करती है, वह गिरकर हमारी सॉइल में मिलती है, जिसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के पश्चात ह्यूमस का निर्माण होता है और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो हमें इन पेड़ों का खेत के मेड़ के चारों ओर लगाना चाहिए, अधिक से अधिक प्लांटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 7th नंबर पर, जो हमारा बारिश का पानी होता है तो उसका हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वर्षा जल संचय का। जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करके भविष्य में इस्तेमाल करना, और भूजल जो हमारा जो सॉइल भूमि जल का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए सहेजने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। या इसमें क्या किया जाता है कि यह पानी की कमी से निपटने के लिए और पानी का जो बिल है उसको कम करने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कैसे काम करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 रूप में चरणों में कंप्लीट होती है। पहला आता है कैचमेंट, जो संग्रह क्षेत्र होगा वह, ये इसमें जैसे कि छत हो सकती है, कोर्ट यार्ड या फिर खुले मैदान पर गिरने वाले बारिश को पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब 2nd नंबर पर बात करते हैं फिल्ट्रेशन, छानने की प्रक्रिया। पानी को पाइप के जरिए छानने वाले टैंक में भेजा जाता है, जहां मिट्टी व कचरा व अन्य अशुद्धियां अलग हो जाती है। 3रे नंबर पर बात करें भंडारण या फिर रिचार्ज। इसमें क्या होता है, जो साफ पानी को बड़े स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है ताकि बाद में घरेलू उपयोग या फिर बागवानी में काम आ सके, या सीधे ज़मीन पर बने रिचार्ज पीड में छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि भूजल स्तर जो है वो बढ़ता है। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, छतों पर गिरने वाले पानी को पाइप द्वारा टैंक या कुएं में ले जाना। 2nd नंबर पर आता है सरफेस रन ऑफ।
सरफेस रन ऑफ में क्या होता है, जो बारिश के पानी को बहने से रोककर नालियों या टैंकों के माध्यम से तालाबों या खेतों तक पहुंचाना होता है। अब थर्ड नंबर पर बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसमें क्या होता है कि जो सॉकपिट या फिर पुराने बोरवेल के माध्यम से पानी को सीधे ज़मीन के अंदर तक पहुंचाया जाता है। यह होता है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मेनली क्या होता है कि जो हमारे छतों पे पानी गिर रहा होता है तो उस पानी का हम कहीं ना कहीं उपयोग करें, जिससे कि वह वाटर वेस्ट नहीं जाएगा और वह वाटर का यूज़ भी किया जा सकता है या फिर उसे सीधे ज़मीन में भी पहुंचाया जाता है, जिससे कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वह कहीं उसकी मात्रा बढ़ती है। तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8th नंबर पर अपने पोषण वाटिका की। पोषण वाटिका क्या होता है कि अपने घरों में पोषण वाटिका भी रखें। जो हमारे घर के आसपास जो भी खाली क्षेत्र है वहाँ पर हम कई प्रकार के फल या फिर सब्जियां लगा सकते हैं। फल सब्जी के क्रय हेतु हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, हम घर पर ही इन्हें ऑर्गेनिकली रूप से ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा और यह हमें खर्चा भी कम लगेगा इन फल और सब्जियों में। तो कहीं ना कहीं हमें पोषण वाटिका का प्रयोग करना चाहिए। पोषण वाटिका क्योंकि ये सभी जो इंटरवेंशन की शुरुआत हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। तो आप अपने घर पे ही सब्जी व फलों के पौधे लगाएं और उन्हीं से प्राप्त करें। लेवल से शुरुआत हमें करना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा योगदान यह कि हम धूम्रपान न करें, क्योंकि यह हमारे बॉडी को प्रदूषित करते हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां स्वास्थ्य संबंधी हो रही है, फेफड़ों संबंधित, लंग्स से संबंधित या फिर किडनी संबंधित। तो हमें धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी हो इन्हें अवॉइड किया जाए तो ही अच्छा होगा हमारे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? एक ऑफिशियली मैट्रिक होता है जिसका उपयोग सरकार यह बताने में करती है कि हवा कितनी स्वस्थ है या कितनी पॉल्यूटेंट है। इससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधी क्या चिंताएं हो सकती है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मान बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो सार्वजनिक हेल्थ रिस्क भी इंक्रीज होती है। यह क्या होता है कि बड़े बड़े महानगरों, रोडों के किनारे बड़ी बड़ी LED लगाई जाती है, जिसमें क्या होता है 24 घंटे विशेष एक ही जगह का इंडेक्स लिखा रहता है। इस इंडेक्स को देखते हुए हमें सिर्फ 5 जून को ही नहीं विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए, बल्कि 365 दिन बनाने की कितनी आवश्यकता है यह हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है। अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या होता है। अलग अलग पैमाने होते हैं, जिसका कि इन पैमानों की सहायता से पता चलता है कि जो एयर है कितनी दूषित है हमारी। तो इसमें क्या होता है 0 से 50 तक की रेंज होती है। और पहले मैं बता दूं कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वह एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी करता है, यह एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी बना दी है उन्होंने। अब पहली बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे 0 से 50 तक की। 0 से 50 क्या होता है? यह एक अच्छा माना जाता है, गुड माना जाता है। इसमें वायु की गुणवत्ता जो क्वालिटी एयर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और प्रदूषण का खतरा भी नहीं होता है, इसमें कम होता है, न के बराबर होता है। अब आता है सेकंड नंबर पे, इसमें 51 से लेकर तो 100 तक की रेंज होती है। ये सेटिस्फैक्ट्री बोला सकता है या फिर मीडियम बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो एयर क्वालिटी है वो स्वीकार्य है। हालांकि जो संवेदनशील सेंसिटिव पर्सन होते हैं, जैसे अस्थमा से पीड़ित लोग होते हैं, उन्हें हल्के से स्वास्थ्य संबंधी लक्षण अनुभव हो सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर बात करें तो इसकी रेंज है 101 से लेकर तो 200 तक। यह क्या होता है, थोड़ा यह खराब माना जाता है, मतलब बहुत पुअर माना जाता है, क्योंकि ये जो संवेदनशील समूह के लिए सांस लेने में असहज महसूस होता है। अब हम फोर्थ नंबर पर बात करें तो 150 से 200 होता है। 150 में 200 में क्या होता है, यह क्या होता है वेरी पुअर, मतलब अस्वस्थ होता है। हर कोई स्वास्थ्य प्रभाव को अनुभव करना शुरू कर सकता है। जो सेंसिटिव समूह को क्या होता है कि अधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव का अनुभव हो सकता है और उन्हें बाहरी गतिविधियों को सीमित कर देना चाहिए। अब हम बात करें कि जो 200 से 300 होता है वो काफ़ी सीरियस होता है। इसमें क्या होता है 200-300 के रेंज में जो हेल्थ रिलेटेड जो चेतावनी दी जाती है, पूरी आबादी प्रभावित होने की संभावना होती है। और जो सक्रिय वयस्क होते हैं, बच्चों को भारी गतिविधियों में पूरी तरह बचना चाहिए। और 300 प्लस जब भी आता है तो वो काफ़ी डेंजरस होता है। यह आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य चेतावनी भी दी जाती है इसमें, और पूरी आबादी गंभीर के खतरे में होती है। यह अलग अलग रेंज अलग अलग जो है हेल्थ संबंधित गाइडेंस करती है।
अब इसमें किन किन प्रदूषकों का पता लगाया जाता है, तो इसमें अलग अलग एयर में जो शामिल होती है वह जैसे कि पार्टिकल मैटर्स का भी बताया जाता है इसमें, ओजोन का, ज़मीनी स्तर पर ओजोन कितने लेवल पर है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी बताया जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मेज़र किया जाता है। तो हमें सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक ही दिन नहीं मनाना है, हमें 365 दिन इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करके हमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति हमें अवेयर होना है, और अपने छोटे छोटे कदम उठाना पड़ेंगे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमें। अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जंगल की कटाई हो रही है, तो हमें जंगलों की कटाई नहीं करना है, उन्हें अपने प्राकृतिक सोर्स के रूप में बढ़ने देना है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा, हमें वायु नहीं मिल पाएगी, एयर नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जिससे हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना पड़ेगा। हम देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज, इस बार कितनी गर्मी, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो जंगल है वो कट गए हैं, पेड़ पौधे की कमी आ चुकी है, तो हमें पेड़ पौधे नहीं काटना है, और कहीं ना कहीं हमें प्लांटेशन को बढ़ावा देना है। और नेक्स्ट बात करें हम किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर झुकाव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल होता है, और जो नेचुरल सोर्स है, रिसोर्स है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी हमें अपनाना होगा, जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के प्रति हम एक अपना योगदान दे पाएंगे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो आप इसे ज़रूर अपनाइएगा अपने स्तर या अपने लेवल पर। और यदि आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, तो आप इसे अपनाइए और आपके अन्य ग्रुप्स में भी सेंड कीजिए, ताकि सभी को जानकारी मिले। और धन्यवाद। जय माता।